अब नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं हम कंटिन्यूशन एनालिटिक कंटिन्यूशन के ऊपर। लेट एफ जेड भी एनालिटिक इन डोमेन डी। मान लीजिए कि फंक्शन एफ जेड है, एनालिटिक है रीजन डी के अंदर। ये कहता है कि डी के अंदर कोई आर्क है पी क्यू और इस पी क्यू के ऊपर फंक्शन है जीरो। देखिए पी क्यू के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन जीरो है, तो ये कहता है कि तो पूरी डोमेन डी के ऊपर क्या हो जाएगा, फंक्शन जीरो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, नेट के अंदर भी काफ़ी यूज है इसका। अब इसके प्रूफ में देखते हैं। लेट अस सपोज कर लिया एनी पॉइंट जेड नोट ऑन द आर्क पी क्यू। मान ली कि कोई पॉइंट है पी क्यू के ऊपर जेड नोट। एफ जेड एनालिटिक है एट द पॉइंट जेड नोट, क्योंकि फंक्शन तो पूरे डी के अंदर एनालिटिक है, तो जेड नोट भी तो इसी के अंदर है, तो फंक्शन एफ जेड एनालिटिक होगा किसके ऊपर, जेड नोट के ऊपर। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होता है तो देयर एग्जिस्ट ए सर्कल सी अराउंड द पॉइंट जेड नोट विद इन द डोमेन रीजन डी सो दैट के एफ जेड की टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगी। हमने लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट सेमेस्टर में किया था कि फंक्शन यदि किसी पॉइंट पे एनालिटिक होता है तो हम उसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एफ जेड इजक्वल टू समीशन ऑफ एन इजक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव एफ एन जेड नोट, जेड माइन इसका जेड नोट की पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या ले लेंगे, ए एन ले लेंगे, और जेड माइन इसका जेड नोट की पावर एन हो जाएगा। सिंस जेड नोट लाइज ऑन पी क्यू, जेड नोट किसके ऊपर है बेटा, पी क्यू के ऊपर, और पी क्यू के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन जीरो दे रखा है। देखो स्टेटमेंट के अंदर है कि पी क्यू के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कैसा है, जीरो, और जेड नोट भी पी क्यू के ऊपर पी क्यू पर ही लाई करता है, तो देयरफॉर एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ये कहता है कि एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू जीरो होगी और फंक्शन एनालिटिक है, तो इस कारण इसके हर एक डेरिवेटिव की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यदि इसके हर एक डेरिवेटिव की जीरो वैल्यू हो जाएगी तो जो ये एफ जेड था इसको यदि हम कंपेयर करें, इसको सीरीज को खोल लेंगे तो इसका हर एक डेरिवेटिव की वैल्यू जेड नोट के ऊपर जीरो होनी है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, एक बार ए एन बचेगा, तो ए एन इजकल टू जीरो। तो फॉर ऑल एन इजकल टू 0 1 2 3 अप टू सोन, तो कहता है कि हर एक ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। यदि हर एक ए एन की वैल्यू जीरो आनी है तो इसका मुझे फंक्शन खुद फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए एन सारे के सारे जीरो हो गए ना, तो एफ जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कहता है कि ये एफ जेड कहाँ पर जीरो होगा, जो सी हमने सर्कल लिया था उसके हर एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। तो कहता है बाई कंसिडरिंग द अनदर आर्क इनसाइड डी। ये कहता है कि अब हम कोई दूसरी आर्क, जैसे कि ये आर्क पी से लेकर के क्यू तक एक आर्क थी, अब ये कहता है कि यदि हम इस आर्क को चेंज कर दें ऐसे तो कोई दूसरा सर्कल आ जाएगा इस टाइप से। कहता है कि हम इस आर्क को और चेंज करें ऐसे तो और दूसरा सर्कल आ जाएगा, तो इस तरह से अलग अलग सर्कल आते जाएंगे। तो ये कहता है कि हम फिर क्या कर सकते हैं कि इस पूरे डोमेन डी को हम क्या कर लेंगे, धीरे धीरे कवर कर लेंगे। जैसे कि एक आर्क ली, इस आर्क के थ्रू इस सर्कल पे फंक्शन जीरो बन गया, फिर दूसरी आर्क ली, फिर दूसरा सर्कल आ गया, उसके ऊपर फंक्शन जीरो बन गया। इस तरह से यदि आपके पास बहुत सारे सर्कल्स आ जाएंगे तो ये पूरी डोमेन डी को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, जहाँ पे फंक्शन क्या होने हैं, जीरो होने हैं। तो ये थ्योरम हो गई आपकी, ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। उससे नेक्स्ट में है कि लेट F1 जेड F2 जेड एनालिटिक है डोमेन डी के ऊपर। अब ये कहता है कि किसी आर्क पी क्यू के ऊपर दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है, तो ये कहता है कि थ्रू आउट डी के ऊपर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहता है कि एफ ऑफ जेड इजकल टू कितना है, F1 माइनस का F2 इन डोमेन डी। मान लिया कि एफ जेड क्या है, F1 माइनस का F2। अब डोमेन डी के अंदर मतलब कि एक आर्क है, उसके ऊपर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। इस आर्क के ऊपर ये दोनों फंक्शन इक्वल है, तो इस आर्क के ऊपर एफ जेड तो जीरो होएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो माइनस होने के बाद तो जीरो ही बचेगा ना। तो एफ जेड F1 और F2 दोनों एनालिटिक है, तो डिफरेंस भी एनालिटिक होगा, तो इसका मतलब कि एफ जेड एनालिटिक होगा, और F1 F2 पी क्यू के ऊपर इक्वल है, तो देयरफॉर एफ जेड जीरो हो जाएगा किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, लाइंग इन डोमेन डी। अब लास्ट थ्योरम का यूज करते हैं हम। यदि कोई फंक्शन डी के अंदर एनालिटिक हो और किसी आर्क के ऊपर जीरो हो जाए तो थ्रू आउट वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब कि एफ जेड क्या हो जाएगा, जीरो थ्रू आउट डी। एफ जेड क्या था, F1 माइनस का F2, तो देयरफॉर F1 इजकल टू F2 हो जाएगा थ्रू आउट डी। अब ये कहता है अनदर मेथड ऑफ कंटिन्यूशन, एनालिटिक कंटिन्यूशन बाय मीन्स ऑफ पावर सीरीज मेथड। अब पावर सीरीज मेथड लेते हैं। ये कहता है कि लेट द इनिशियल फंक्शन F1 जेड, मान लीजिए कि F1 जेड पावर सीरीज में ऐसे लिखा गया है, जहाँ पे ए एन टेलर सीरीज से हमें पता है कि ऐसे लिखते हैं ए एन को हम। फिर उसके बाद दस द सीरीज इज
कन्वर्जेंट इनसाइड द सर्कल C1। जहाँ पे C1 जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकलता है, an की पावर माइनस का 1/n लिमिट n अप्रोच टू इन्फाइनाइट है। अब ये कहता है कि हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। वी ड्रा ए कर्व L फ्रॉम Z1। ये देखो ये Z1 रहा, Z1 से हम क्या करेंगे, एक कर्व को, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी कर्व है, ये कहता है कि हम इस कर्व को क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। परफॉर्म द एनालिटिक कंटिन्यूएशन अलोंग दिस कर्व एज फॉलोज। ये कहता है कि फिर हम क्या करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे एक एनालिटिक कंटिन्यूएशन को इस कर्व के अलोन परफॉर्म करेंगे। कैसे, ये कहता है कि लेट टेक कर लिया ए पॉइंट Z2 ऑन लाइन L सच दैट कि Z2 लाइज इनसाइड C1। ये कहता है कि एक हमने L जो हमने स्ट्रेट लाइन ली थी उसके ऊपर हमने क्या ले लिया, Z2 ले लिया, और Z2 कहाँ पे किसके अंदर लाई करता है, C1 के अंदर लाई करता है। बाय रिपीटिंग डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट। ये कहता है कि हम बार बार रिपीट करेंगे इसको। देखो F1Z था, एक बार डेरिवेटिव कर दो, दोबारा कर दो, तीसरी बार कर दो, तो ये कहता है कि बार बार हम इसका डेरिवेटिव करते रहेंगे, इनकी वैल्यू निकालते रहेंगे, और इनकी वैल्यू निकालने के बाद फिर उन वैल्यूज से हम क्या निकालेंगे, फिर F2Z निकालेंगे। F2Z में इनका यूज होगा। देखो यहाँ पे F1 का n है ना, n का मतलब कि यहाँ पे 1 है तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर F2 आएगा तो F2, लेकिन F1 का सेकंड टाइम डेरिवेटिव ये वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो जैसे जैसे ये वैल्यू निकलेंगी वैसे वैसे Bn निकलेंगे, Bn जैसे निकलेंगे F2 निकल जाएगा। दिस पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट इनसाइड द सर्कल C2। ये भी क्या है, पावर सीरीज है, तो इसकी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकलती है। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकलेगी, Bn की पावर माइनस का 1/n लिमिट n अप्रोच टू इन्फाइनाइट। अब ये कहता है कि आल्सो F1Z इक्वल टू F2Z फॉर ऑल Z बिलोंगिंग टू द रीजन कॉमन टू C1 एंड C2। ये कहता है कि F1 और F2 जो कॉमन पार्ट आएगा ना C1 और C2 का, दो सर्कल आए हैं, दो सर्कल का देखो कॉमन पार्ट ये आ गया, ये आ गया C1 ये रहा और C2 ये रहा, ये कॉमन पार्ट है। ये कहता है कि इस कॉमन पार्ट के ऊपर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखो जो F1Z है, F1 यदि आप यहाँ पे F2Z2 की वैल्यू निकालो, तो F2Z2 की वैल्यू निकालो तो Z2 यहाँ पे पुट करोगे तो Z2 माइनस का Z2 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट B0 बचने वाला है। व्हाट इज B0, यहाँ पे इसका मतलब कि F1 का Z2 का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करना, सिंपल क्या आ जाएगा, फिर वो B1Z2 आ जाएगा। तो इस देखो यहाँ से F1 और F2 Z2 के ऊपर कॉमन है, यानी एक पॉइंट के ऊपर ये दोनों की वैल्यू सेम है। यदि एक पॉइंट के ऊपर दोनों की वैल्यू सेम हो गई फिर तो पूरी डोमेन के ऊपर सेम हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने थ्योरम की। तो ये कहता है कि आल्सो F1 इक्वल टू F2Z फॉर ऑल Z बिलोंगिंग टू द रीजन कॉमन टू C1 एंड C2, क्योंकि एक पॉइंट पे इक्वल होने के बाद वो दोनों थ्रू आउट क्या हो जाएंगे, 0 इक्वल हो जाएंगे। दस F2 इज एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ F1। यदि हमने पूरी उसके कॉमन पार्ट के ऊपर ये दोनों इक्वल आ गए और उनके बीच में कुछ कॉमन पार्ट है, तो इसका मतलब कि F2 एनालिटिक कंटिन्यूएशन है F1 का फ्रॉम C1 टू C2। इसी तरह हम F3 निकालेंगे, यहाँ पे F3 निकाल रखा और कुछ नहीं। तो F2 किसके इक्वल हो जाएगा, F3 के, बिलोंगिंग टू द कॉमन पार्ट C2 एंड C1। तो F3 क्या आ जाएगा, एनालिटिक कंटिन्यूएशन आ जाएगा। तो इस तरह से रिपीटिंग दिस प्रोसेस, इसी तरह हम रिपीट करते रहेंगे इस प्रोसेस को, और हमारे पास क्या आ जाएंगे, डोमेन्स आ जाएंगे D1 D2 D3 रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे D1 D2 D3 रिस्पेक्टिवली द इंटीरियर ऑफ C1 C2 C3। ये चीज़ है। उसके बाद है आपके पास ये डेफिनेशन दे रखी है। ये कहता है कि जहाँ पे एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ ए फंक्शन इज सेटल्ड इज नोन एज द नेचुरल बाउंड्री। जहाँ पे एनालिटिक कंटिन्यूएशन फंक्शन नहीं होता, मतलब कि आगे वो नहीं कर सकते, हम एनालिटिक कंटिन्यूएशन नहीं निकाल सकते किसी फंक्शन का, तो ऐसी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल बाउंड्री बोलते हैं। ये कहता है कि शो दैट द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये आपके पास सीरीज गिवन है, इसकी जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, नेचुरल बाउंड्री, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है जो आपके पास वो क्या है, किसकी, नेचुरल बाउंड्री। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आनी है, 1 आनी है बेटा। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होती है, 1 होती है। तो मोड ऑफ Z इक्वल टू 1 इसकी नेचुरल बाउंड्री आ जाएगी, यानी इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हमें क्या प्रूव करना है, इसकी नेचुरल बाउंड्री आ जाएगी। देखो कैसे, FZ फंक्शन ये है
और अब हम यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी 1 निकलती है। देखो u1 डिवाइडेड बाई u1 प्लस का 1, ये कहता है कि ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा क्योंकि हमने क्या लिया, मोड ऑफ z लेस देन 1 लिया है। यदि ये इन्फिनिटी पे गया तो इसका मतलब कि इसकी लिमिट 1 से ग्रेटर आ गई, तो डे-लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से ये क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया, मोड ऑफ z इज लेस देन 1 पे। जैसा गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये कहता कि इस तरह से हमें पता लग गया कि ये कन्वर्जेंट है इसके अंदर, तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी मोड ऑफ z इक्वल टू 1 के ऊपर, विच इज द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। अब कंसीडर कर ली हमने फंक्शन एफ जेड कैसे कंसीडर किया। एफ जेड क्या था बेटा, ये पूरा का पूरा आपके पास n इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी था। इसने क्या कर लिया, इस पूरे फंक्शन को ब्रेक कर लिया। किसके ऊपर ब्रेक किया, n इक्वल टू 0 से लेकर के क्यू तक और क्यू प्लस का 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। सीरीज थी 0 से इन्फिनिटी तक, इसने क्यू के बीच में ब्रेक करके 2 सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट सीरीज को नाम दिया F1, सेकंड सीरीज को नाम दिया F2। अब P कोई भी पॉइंट लिया इस टाइप से, ये कहता कि जो ये पॉइंट है P, तो यदि हम इसका मोड करके देखें, मोड ऑफ z इक्वल टू कितना आएगा, r e की पावर, ये क्या है एक्सपोनेंशियल, r है ये, और r इंटू में एक्सपोनेंशियल, तो r इंटू में e की पावर कितनी हो जाएगी 2 पाई आइटा p डिवाइडेड बाय क्यू फैक्टोरियल। और दिस इज, इसका मोड लेंगे हम जब, तो इसका मोड क्या आ जाएगा बेटा, r के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि e की पावर आइटा थीटा चाहे कुछ भी हो वो उसका मोड 1 होता है। तो एक्सपोनेंशियल का तो मोड हो गया 1, तो ये आ गया r। अब r क्या है, यहाँ पे r है ग्रेटर देन 1, r ग्रेटर देन 1 है तो मोड ऑफ z भी क्या रहा, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट का मोड किया वो वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, तो इसका मतलब कि जो ये पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल, बाहर की साइड से लाई कर जाएगा, क्योंकि सर्कल क्या था आपके पास, मोड ऑफ z इज लेस, ये तो डिस्क थी, सर्कल क्या था, मोड ऑफ z इक्वल टू 1, तो इसके अंदर लाइन नहीं करेगा क्योंकि मोड ऑफ z वहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। ग्रेटर देन 1 होने के कारण ये पॉइंट है जो आउटसाइड लाई करेगा। तो लेट अस नाउ द एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ एफ जेड। अब हम इस पॉइंट के ऊपर एफ जेड का बिहेवियर को चेक करते हैं। P टेंड टू टुवर्ड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस थ्रू आउट द रेडियस वेक्टर। अब देखो z की पावर n फैक्टोरियल, z की पावर n फैक्टोरियल, तो z की वैल्यू यहाँ ऊपर से जो भी वैल्यू ली हमने वो वैल्यू यहाँ पे z में पुट कर देंगे कि पावर n फैक्टोरियल हो जाएगा। हम अलग अलग करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब ये जो z की पावर n फैक्टोरियल हम सोल्व कर रहे हैं, ये किसके लिए सोल्व कर रहे हैं बेटा, f2 फंक्शन के लिए सोल्व कर रहे हैं। ध्यान देना इस बात की तरफ, ये जो f2 फंक्शन है इसके लिए सोल्व कर रहे हैं, f1 के लिए सोल्व नहीं कर रहे, f2 के लिए सोल्व कर रहे हैं। अब f2 के अंदर ये कहता है, यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्यू फैक्टोरियल इज डिवाइजर ऑफ n फैक्टोरियल। ऐसा क्यों, क्योंकि क्यू यहाँ पे क्या है, लेस देन है किससे, n से, क्योंकि n की तो स्टार्टिंग ही क्यू प्लस 1 से हुई है। देखो ध्यान से, n की स्टार्टिंग ही क्यू प्लस 1 से हुई है, इसका मतलब कि n की जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो क्यू से क्या है, बड़ी हैं। यदि n की वैल्यू क्यू से बड़ी है तो इसका मतलब कि जो n फैक्टोरियल होगा वो उसको कौन डिवाइड करेगा, क्यू फैक्टोरियल। यहाँ पे यही बात लिख रखी है कि क्यू फैक्टोरियल इज डिवाइजर ऑफ n फैक्टोरियल, सो दैट क्यू कैन बी सिलेक्टेड सच दैट के, ये कहता है कि फिर हम ये इसको डिवाइड करेगा, तो ये डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, इंटीजर आएगा, तो ये कहता है कि कोई ना कोई इंटीजर आ जाएगा। और यदि ये इंटीजर आएगा, इसकी वैल्यू मान लेके इंटीजर आ गई, इसकी वैल्यू इंटीजर आ गई, तो इसका मतलब कि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई इंटू में आयटा आ गया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई इंटू में आयटा आ गया, तो e की पावर 2m पाई आयटा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी तो वैल्यू होगी 1, और सिर्फ क्या बच गया फिर, r की पावर n फैक्टोरियल बच गया। तो इस तरह से ये कहता है देयरफॉर f1z तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है बच्चों की, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू क्यू r की पावर n फैक्टोरियल, जो f1z आएगा वो तो रहेगा एज इट इज, यहाँ पे 1 नहीं बनेगा, यहाँ पे तो लिखनी है ये वैल्यू यूँ की यूँ, ये वैल्यू यूँ की यूँ लिखनी है यहाँ पे। तो ये कहता है कि f1z इज ए पोलिनोमियल, ये कहता है कि f1z तो क्या बनेगा, एक पोलिनोमियल बनेगा r की पावर n फैक्टोरियल कहाँ तक जाएगा, क्यू तक, n इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, क्यू तक। तो इसका मतलब कि कितने डिग्री की पोलिनोमियल बनेगा, ये क्यू फैक्टोरियल डिग्री की पोलिनोमियल बनेगा। और ये पोलिनोमियल बनेगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी ये पोलिनोमियल होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिक लिमिट आएगी, क्योंकि r की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, r की वैल्यू 1 पुट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो यूनिक लिमिट आएगी।
F2 क्या बनेगा बेटा, F2 में ये चीज़ बन जाएगी 1, तो F2 में बनेगा z की पावर n फैक्टोरियल इजकल टू r की पावर n फैक्टोरियल। और जैसे कि R1 को अप्रोच होगा, R1 के ये क्या बनेगा फिर, ये देखो ध्यान से, r की पावर n फैक्टोरियल। अब ये कहता है कि यदि r की वैल्यू 1 को अप्रोच होगी तो ये वैल्यू किस पर अप्रोच हो जाएगी, इन्फिनिटी पे अप्रोच हो जाएगी। तो F2 इन्फिनिटी पे गया, F1 की एक यूनिक वैल्यू आ गई, तो ये तो बन गई यूनिक, और ये क्या बन गई, इन्फिनिटी। तो यूनिक प्लस इन्फिनिटी, यूनिक प्लस इन्फिनिटी क्या बन गई है, इन्फिनिटी। तो कहता है कि Fz फिर किस पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। यदि Fz इन्फिनिटी पे चला गया, इसका मतलब कि ये फंक्शन, जैसे कि हमने r को 1 पे अप्रोच करवाया तो इसकी वैल्यू इन्फाइनेट आ गई, इन्फाइनेट आ गई, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक किस पे नहीं है, z इजकल टू दिस वैल्यू के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। यदि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो कैसा होगा, ये सिंगुलर पॉइंट होगा। तो ये कहता है कि दस दिस इज लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस, ये कहता है कि तो देयरफॉर जो वो पॉइंट था वो किसके ऊपर लाई करेगा, फिर वो बाउंड्री के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो फंक्शन एनालिटिक था और बाहर फंक्शन एनालिटिक नहीं था। तो देयरफॉर ये किसके ऊपर लाई करेगा, वो बाउंड्री के ऊपर लाई करेगा। दस एवरी सर्कल विच हैज़ रेडियस ग्रेटर देन 1, ये कहता है कि कोई भी सर्कल जिसकी रेडियस ग्रेटर देन 1 होगी, विच अक्रॉस द सर्कल विल हैव द पॉइंट ऑफ दिस फॉर्म, हमेशा इसी फॉर्म का पॉइंट आएगा inside it, a show function cannot be continued analytic outside the circle of this, hence boundary of circle क्या हो जाएगी, नेचुरल बाउंड्री।